This is class 8 civics, the first chapter, the Indian Constitution, and we are in lecture 1. अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में. जैसे फुटबॉल तो सभी लोग जानते होंगे, तुम लोग देखा भी होगा फुटबॉल मैच. फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, दो तरफ गोल पोस्ट होते हैं, गोलकीपर्स होते हैं. अच्छा, फुटबॉल का सबसे बेसिक रूल क्या है, जो एकदम मतलब फंडामेंटल रूल जिसे बोलते हैं? फुटबॉल का फंडामेंटल रूल है कि बॉल को पैर से मारना है. कोई भी बॉल को हाथ से नहीं मार सकता एक्सेप्ट द गोलकीपर्स. कोई भी बॉल को हाथ नहीं लगा सकता. ये एकदम फंडामेंटल रूल है. सिमिलरली हॉकी है जैसे, तो हॉकी का फंडामेंटल रूल क्या है? हॉकी का फंडामेंटल रूल है कि हॉकी स्टिक से ही बॉल को मारना है. यानी कि इन गेम्स को खेलने के लिए ये कुछ फंडामेंटल रूल्स, जैसे कितने टीम मेंबर्स होंगे, क्या जो है बॉल कैसे खेलनी है, बॉल का साइज क्या होगा, कहाँ पे खेला जाएगा, गोलकीपर का क्या रोल है, कुछ ऐसे फंडामेंटल ब्रॉड रूल्स हैं. और फिर उन रूल्स के डिटेलिंग है जो कि समझना बिल्कुल मस्ट है बिफोर पिकिंग अप द गेम. इस गेम को खेलने से पहले ये समझना बिल्कुल मस्ट है, इस स्पोर्ट को खेलने से पहले. तो क्या हर चीज़ के फंडामेंटल रूल्स होते हैं कुछ भी अगर हम करते हैं? इनफैक्ट कुछ भी अगर हम ऑर्गेनाइज्ड करते हैं एनीथिंग, तो उसके कुछ फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स होते हैं. और ये फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स जो कि कोई नई चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाते हैं और उसका एग्जिस्टेंस बरकरार रखते हैं, कंटिन्यूड रखते हैं, इन फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स. द फर्स्ट वर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव. कॉन्स्टिट्यूट करना यानी बनाना, कोई नई चीज़ बनाना, दैट इज कॉन्स्टिट्यूट. सो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो हैं ये कोई नई चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाते हैं. ठीक. तो जब स्पोर्ट्स के फंडामेंटल रूल्स हैं, तो क्या एक देश को चलाने के फंडामेंटल रूल्स की ज़रूरत नहीं है? एक देश में तो बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं, their requirements are different, their priorities are different. So don't we need a fundamental set of rules for running the country? In fact, that is a very very important necessity for the existence of any country. कोई भी अगर कंट्री बनाना है, उसका एग्जिस्टेंस बनाना है, तो एक फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स का होना मस्ट है. और एक कंट्री के फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स, the very basic rules that run a country, that is necessary to form the government of a country, is called as the constitution of that country. यानी हमारे देश में जैसे वोट हम करते हैं, तो ये वोट क्या होता है, वोट क्यों करते हैं, हमारे देश में कौन गवर्नमेंट चलाएगा, गवर्नमेंट क्या लॉज बना सकती है, जजेस क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें पढ़ना, हमें स्कूल जाके पढ़ने का राइट है कि नहीं, हमें अपनी हिंदी या इंग्लिश या बंगाली या संस्कृत या उर्दू या एनी अदर लैंग्वेज बोलने का राइट है कि नहीं, हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम किन लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या सिर्फ इंग्लिश में ही दे सकते हैं, मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या हमारा सिर्फ इंग्लिश होगा या कुछ और भी हो सकता है. ये सारे there are hundreds and hundreds of issues which are there regarding a country, and these issues need to be very very clearly settled in a set of rules which forms the basis of the existence of that country, and that basic set of rules is known as the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. सो ये तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के एक देश हो ही नहीं सकता, पूरी एनार्की हो जाएगी. ओके. अब सवाल ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होने से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो मनमाना किसी को कुछ नहीं करने देता. जैसे आज अचानक एक आदमी आए और लोगों को डरा के राजा बन जाए देश का, और बोले हम देश चलाएंगे, कोई हथियार लेके आए, लोगों को मारे डराए, जैसा कि एंशियंट वर्ल्ड में होता रहा होगा, जब सिर्फ कबीले होते थे, जब सिर्फ
कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी नहीं होती थी, सिर्फ पावर वाज द ओनली क्राइटेरियन फॉर मेकिंग अ पर्सन द रूलर। जब ऐसा होता था, जब एंशियंट वर्ल्ड था, जब लोग जंगलों में रहते थे, तो उसके कोई बहुत ज़्यादा डिफाइंड रूल्स नहीं होते थे। देयर वाज ओनली वन रूल, दैट वाज पावर। whoever was most powerful became the ruler or the king of that group। तो वैसा अब ना हो, ऐसी मनमानी चीज़ें ना होने पाए, और कौन हमें रूल करेगा और वो हमारे लिए क्या डिसाइड कर सकता है, ये बहुत ज़रूरी है कंट्रोल करना। तो ये जो आर्बिट्ररीनेस होती है, आर्बिट्ररीनेस मतलब व्हेन नथिंग इज डिफाइंड, सब मनमाना है। आर्बिट्ररीनेस, दैट इज आर्बिट्ररी मीन्स व्हेन नथिंग इज डिफाइंड। सो ऐसी सोसाइटी जिसमें कुछ भी डिफाइंड नहीं है, कुछ भी सेट नहीं है, वो सोसाइटी का एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इस आर्बिट्ररीनेस को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। जब एक सेट ऑफ रूल्स डिसाइड हो गए, जैसे गेम अगर हम सपोज कोई खेल रहे हैं, उस खेल के कुछ नियम होते हैं, यदि कोई नियम ना हो तो कोई कैसे जीतेगा, कैसे हारेगा और कैसे खेलेगा। तो उसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश के नियम होते हैं, और जो देश उसी नियम के हिसाब से अपनी डे टू डे वर्किंग करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स क्या होते हैं, आर्बिट्ररीनेस क्या होती है। अब हमें देखना चाहिए व्हाई exactly do we need a constitution, what is the purpose that the constitution solves। now let's have a look at the board। purpose of a constitution, setting up ideals and the type of government। यानी पहला पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमें किस तरीके की गवर्नमेंट चाहिए, हम कैसा गवर्नमेंट पाना चाहते हैं। हम एक राजा चाहते हैं, हम एक डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम एक रिपब्लिक प्लस डेमोक्रेसी चाहते हैं, या हम एक डेमोक्रेसी प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते हैं। ये वर्ड्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, बट दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स, और अलग अलग देशों ने इन्हें चूज करके रखा हुआ है। जैसे हमारा देश जो है, दैट इज इंडिया, वी आर अ रिपब्लिक प्लस अ डेमोक्रेसी। हम जो हैं एक रिपब्लिक भी हैं और एक डेमोक्रेसी भी हैं। वी आर अ रिपब्लिक प्लस अ डेमोक्रेसी। ठीक, सो हमारा प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होता है, भले ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, और हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्टेड होता है, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट भी इलेक्टेड होता है और हेड ऑफ स्टेट भी इलेक्टेड होता है। तो हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है। तो अब इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैसे बनाएंगे, कौन इलेक्शन में अलाउड होगा वोटिंग करना, कौन खड़ा हो सकता है एज कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो आइडियल्स हैं, यानी कि जो हम एक आइडियल सोसाइटी को ड्रीम करते हैं, उस आइडियल सोसाइटी का जो ड्रीम है वो भी एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको शेप देता है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी कि आज़ादी के बाद जिस असेंबली ने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन लोगों ने जो ड्रीम सोचा था हमारे देश की हिस्ट्री के हिसाब से, हमारे देश के लोगों में कितनी डिफरेंसेस हैं, कितनी वैरायटी है, इसके हिसाब से इंडिया का जो पार्टीशन हुआ पाकिस्तान से, उसके बैकग्राउंड में, यानी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उन्होंने एक आइडियल सोसाइटी इमेजिन की, जिस आइडियल सोसाइटी में सबके अधिकार बराबर होने चाहिए। धर्म एक बहुत बड़ी वजह थी। रिलीजन was a great disaster in the form of पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो रिलीजन को बिल्कुल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग किया गया और सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की गई, जिसमें रिलीजन के बेसिस पर किसी को कोई प्रिविलेज ना मिले। यानी कि डिफरेंट चीज़ों को ध्यान में रख के, जैसे हमारे यहाँ जो बैकवर्ड कास्ट्स हैं वो अभी तक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन झेलते रहे, तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसके भी प्रोविजंस रखे गए फंडामेंटल राइट्स में। ये सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या सोच के बनाई होंगी, आइडियल सोसाइटी, हमारा कंट्री क्या चाहता है, हमारा देश और हमारे देश के लोग आइडियल सोसाइटी के रूप में कैसी सोसाइटी इमेजिन करते हैं,
उसी को रूल्स के थ्रू फ्रेम करने की कोशिश की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने. ओके, सो दैट मीन्स अ कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अप द आइडियल्स, यानी जो आइडियल्स हमने बनाए हैं उनको उनको हम अपने एक आइडियल सोसाइटी को एक रूप दे सकते हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑफ कोर्स द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट वी वांट. तो ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का पहला यूज. अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं नेपाल का. नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में पहले मोनार्की चली आ रही थी बहुत समय से, और कई बार पॉपुलर स्ट्रगल्स हुए, यानी लोगों ने कई बार स्ट्रगल किया और ये डेमोक्रेसी की डिमांड की, क्योंकि उनके हिसाब से जो आइडियल सोसाइटी उनको चाहिए थी वो एक मोनार्की नहीं थी. वहाँ पे एक राजा नहीं चाहिए था, राजा के पास सारी पावर्स नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो. तो इसलिए कई बार रिवोल्ट हुआ. 1990 में जब रिवोल्ट हुआ तो उसके बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी जो करीब 12 साल एग्जिस्ट की, और 2002 में किंग ज्ञानेंद्र ने वापस इस गवर्नमेंट से सारी पावर्स लेना शुरू कर दिया.